हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। तो सर पिछली क्लास में मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब चैप्टर नंबर 4 पूरा कॉन्सेप्टली कंप्लीट करेंगे। कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद हम रिमेनिंग जितने भी एमसीक्यू और क्वेश्चंस है उनको पूरा कंप्लीट करते हुए चले। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए कि हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कुछ भी आ सकता है पेपर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करेंगे हम आज का चैप्टर, जिसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डाटा। ऐसे इसको फ्रीक्वेंसी डाटा कर लो दोस्तों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डाटा हेडिंग डालेंगे चैप्टर की। फ्रीक्वेंसी डाटा। अब हम डाटा को जो रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं दोस्तों, वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। अब ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, क्या क्या कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर, वो सारी डिस्कस बातें हम आज इस कंसेप्ट के अंदर आज की क्लास और कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, और हो सकता है अगर क्वेश्चन आज और कल की क्लास में ना हो तो परसों वाली क्लास भी लग सकती है क्वेश्चन को करने में। पर आज की और कल की क्लास के अंदर, दो क्लास के अंदर हमारे कॉन्सेप्ट लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर प्रैक्टिकल्स भी है, जो अब से हमारे प्रैक्टिकल्स चालू हो चुके हैं, अभी खत्म नहीं होंगे। प्रैक्टिकल चलेगा, बहुत हो गया थ्योरी, अब प्रैक्टिकल चलेगा और सारे चैप्टर्स अब जितने भी है वो सब प्रैक्टिकल ही है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या कहता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो दोस्तों सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैंने चैप्टर नंबर 4 का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा है और क्या क्या हमें पढ़ना है वो हमें लिखा है। देखो सर, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको समझा देता हूं। नॉर्मल इंट्रोडक्शन पार्ट है, जब इसको डीपली जाकर पढ़ेंगे तभी हम समझ पाएंगे एक्चुअल में क्या है। देखो, द ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डाटा। ये कह रहा है जो भी इसके अंदर हम ग्राफ बनाएंगे, द ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर डिजाइन, वो इस तरह से डिजाइन है टू प्रेजेंट, जो ग्राफ क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फीचर्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रेजेंट जो ग्राफ करेगा, उस ग्राफ को हम नाम देंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डाटा। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डाटा कहते किसे हैं सर, ग्राफ जो डिजाइन करा गया है प्रेजेंट करने के लिए, किसके कैरेक्टर्स को, किसके फीचर को, किसकी विशेषताएं को, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की विशेषताओं को प्रेजेंट करने के लिए डिजाइन करा जा रहा है जो ग्राफ, उसी को कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अगर मैं सिंपल भाषा में इसको बोलूं तो सर, अगर हम किसी भी डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करते हैं, इसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डाटा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्यों करा जाता है, क्यों इसका बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है दे फैसिलिटेट, जो हमें बताता है कंपैरेटिव स्टडी। किसके बीच में स्टडी करता है, कंपेयर हमेशा दो या दो से ज्यादा, तो ये हमें स्टडी करवाता है, फैसिलिटेट कंपेयर करने में मदद करता है टू और मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे कंपेयर करने में मदद करता है। ठीक है, रिगार्डिंग देयर शेप, अपनी अपनी इसकी शेप होगी और पैटर्न के हिसाब से ये कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। तो सर फ्रीक्वेंसी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंसी डाटा का मतलब है ये वो ग्राफ होता है जो डिजाइन करा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रेजेंट करने के लिए। इसलिए बनाया जाता है क्योंकि दो या दो से ज्यादा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आसानी से कंपेयर कर सके। सर इसके अंदर मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्राफ जो है, सबसे ज्यादा यूज होने वाले ग्राफ जो है वह है हिस्टोग्राम, वह है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइव, जिसको हम ओजाइव भी कहते हैं। और यहीं पर मैं आपको सीएफ के मतलब बताऊंगा, जो मैंने पिछली क्लास में छुड़वाया था। सीएफ किसे कहते हैं ना, तो सीएफ का मतलब यही सीखेंगे। इसके अंदर 4 ग्राफ है जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं, और यही 4 ग्राफ हमारे सिलेबस के अंदर भी है। बट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, हमारे इंस्टीट्यूट ने सिर्फ इसी के बारे में डिस्कस करा है अपनी बुक में, इसके बारे में बुक में डिस्कस नहीं किया हुआ, और फिर भी हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि इसके एमसीक्यू है, इसके क्वेश्चंस है और इसके क्वेश्चन पेपर में भी आए हुए हैं। बताइए, अब मैं आपको दिखा देता हूं आपकी बुक खोलकर कि भैया फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, कर्व और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस नहीं किया है,
फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। आने वाले सिलेबस में क्या पता डिस्कस कर ले, आपसे जोड़ दे, पर मैं उसकी नहीं कह सकता। अभी करंटली जो सिलेबस चल रहा है उसमें तो नहीं है, बट हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसको डाल दिया जाए। अगर आने वाले टाइम में डाल दिया है तो हम तो कर ही रहे हैं, ठीक है दोस्तों। डाले या नाले हमें क्या फर्क पड़ रहा है, क्वेश्चन पेपर में आ रहा है तो हमें करना पड़ेगा। मैं आपकी बुक में आपको दिखा देता हूं एक बार। देखो हमारा चौथा चैप्टर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा। यही चारों पॉइंट मैंने आपको बताया, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कर्व और ऑजाइल। अब हिस्टोग्राम तो आपको बता रखा अच्छे से, हिस्टोग्राम के लिए अच्छा खासा बता रखा है। ये हिस्टोग्राम ऐसे बनाते हैं, जब इक्वल होगा, जब अनइक्वल होगा, कैसे कैसे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। यहाँ हिस्टोग्राम कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद चैप्टर खत्म कर दिया। बट जबकि चैप्टर के अंदर फ्रीक्वेंसी कर्व भी आ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइव भी आ रहा है पेपर के अंदर, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी आ रहा है। तो सर हमें पूरा करना पड़ेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना सर, हमें पूरा करना है, ठीक है। आप ये बिल्कुल ध्यान में मत हटा दो कि सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं करेंगे। सर मैं करा रहा हूँ, जितना मैं करा रहा हूँ उतना कर लो, ज्यादा भी नहीं करेंगे और कम भी नहीं करेंगे, इतना कर लेंगे। अगर पेपर में आया तो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो अटेम्प्ट कर लेंगे सर, ठीक है दोस्तों। हाँ, इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं है, कुछ भी डाल देगा पेपर के अंदर, बट आएगा बुक से ही। पर क्योंकि पता नहीं क्या हो गया, इसी चैप्टर के अंदर ऐसा है, बाकी और किसी चैप्टर के अंदर नहीं है, ठीक है दोस्तों। आओ देखते हैं हिस्टोग्राम किसे कहते हैं एक्चुअल में, और हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है दोस्तों, और क्या क्या केसेस पे हिस्टोग्राम को कैसे कैसे बनाया जाएगा। तो हेडिंग डालेंगे आज का कंसेप्ट हिस्टोग्राम, और आज हम दो कंसेप्ट को खत्म करेंगे किसी भी हालत में। पहला कंसेप्ट का नाम है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम सर मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं हिस्टोग्राम के बारे में, क्योंकि इसमें थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपर्ट से ज्यादा आता है क्वेश्चन के अंदर। पहला क्वेश्चन इसी का होता है हिस्टोग्राम का ज्यादातर। तो दोस्तों हिस्टोग्राम क्या है सामने मैंने लिख दिया है, ठीक है। जितना मैं पढ़ाया उतना आप करिए। देखो क्या है, अ सीरीज ऑफ रेक्टेंगल, किस चीज की सीरीज होती है, एक रेक्टेंगल की सीरीज होती है, आर ऑब्टेन हुज टोटल एरिया, ध्यान समझने लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक रेक्टेंगल की सीरीज जो दिखाती है, जो ऑब्टेन करती है, जिसका टोटल एरिया रिप्रेजेंट द टोटल ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी। रेक्टेंगल का जो टोटल एरिया होगा, जैसे हमने बनाया रेक्टेंगल, जैसे मैंने ग्राफ बनाया जिसमें एक रेक्टेंगल ऐसे करके बनाया, इस रेक्टेंगल का जो टोटल एरिया होगा वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट किसको करेगा, क्लास फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। दस फिगर दस ऑब्टेन इज नोन एज हिस्टोग्राम। तो इस फिगर को क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। इसका टोटल एरिया एक रेक्टेंगल की फ्रेम में होगा, इसका टोटल एरिया क्लास फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, और जब हम फिगर में इसको बनाएंगे इस फिगर को हिस्टोग्राम कहेंगे। यहां समझ में आया, ये लाइन समझ में आई आपको, ये नहीं आई, पहली लाइन समझ में आई। इट मे बी नोटेड दैट, ये आप नोट करना, दैट CI मस्ट बी इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म। CI कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस। CI मतलब क्लास फ्रीक्वेंसी 0 से 10, 10 से 20, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। मतलब अगर 0 से 10 और 11 से 20 हो गया, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में करना पड़ेगा। तो इट मे बी नोटेड दैट CI जो होना चाहिए वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए, इवन इफ दिस इज नॉट गिवन। अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में गिवन नहीं है, देन डिस्क्रीट CI मस्ट बी ट्रांसफर टू द क्लास बाउंड्री। तो जब हम इसको कंटिन्यूअस में लेके आते हैं तो क्या बनता है, वो क्लास बाउंड्री। हैंस टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें पहले कंटिन्यूअस सीरीज में लाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो हिस्टोग्राम समझ में आया। टोटल एरिया, जिसका टोटल फ्रीक्वेंसी के बारे में बताओ, जिसका जो बार होता है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, ये बार कहते हैं ना। तो हाइट ऑफ द बार, जो टोटल एरिया है बार का, वो क्लास फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। CI कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए, अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है तो पहले क्लास बाउंड्री करके कंटिन्यूअस फॉर्म में लेकर आए। आखिरी की लाइन दो इंपॉर्टेंट है, कह रहा है मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम हिस्टोग्राम। कह रहा है हिस्टोग्राम जब आप बनाओगे उससे क्या निकल सकता है, मोड निकल सकता है। तो याद रखना, मोड हिस्टोग्राम से निकलता है। इट इज आल्सो नोन एज एरिया डायग्राम, इसको क्या बोलते हैं, एरिया डायग्राम भी कहते हैं। तो हिस्टोग्राम से क्या निकलेगा दोस्तों, मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा, और इसको दूसरा नाम क्या है इसका, एरिया डायग्राम। अच्छा, जितनी बातें हमने पढ़ी हिस्टोग्राम के बारे में, इस बातों को हम एक बार MCQ में ढूंढते हैं। और मैंने आपके सामने MCQ खोला दोस्तों, और ये MCQ जो मैंने खोला है आपको, आप ये MCQ देखो, और MCQ में मैंने 16 और 17 पॉइंट दिखाया, 16 और 17। मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, बताओ मोड कहां से निकलेगा, हिस्टोग्राम से। एरिया डायग्राम को क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। दो बातें क्लियर हो गई दोस्तों।
इसलिए मैंने ये बताया आपको, जो हिस्टोग्राम से मोड निकलता है, हिस्टोग्राम से क्या निकलता है दोस्तों, मोड निकलता है। और हिस्टोग्राम का दूसरा नाम क्या है, एरिया डायग्राम, क्योंकि जो इसका एरिया होता है वो क्लास फ्रीक्वेंसी को, जो बार ऑफ एरिया होगा वो क्लास फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा आगे देख लेते हैं, आगे हमसे कह रहा है इधर, आगे हमसे एक चीज और कह रहा है, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 30 देखो सर, 30 इन ड्राइंग अ हिस्टोग्राम विच ऑफ द फ्लोइंग सजेशन शुड बी फॉलोड। क्या फॉलो करना चाहिए हमें जब हिस्टोग्राम बनाएंगे, लीव लार्ज गैप बिटवीन बार, अलग लार्ज गैप दो, द हाइट ऑफ द बार, ध्यान सुनना, द हाइट ऑफ द बार शुड इक्वल टू द क्लास फ्रीक्वेंसी, जो बार की हाइट होगी वो क्लास फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, जैसे क्लास फ्रीक्वेंसी कहेगा वैसे। तो अगर मैंने कहा कि क्लास फ्रीक्वेंसी 10 है तो 10 पे जाकर बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा सर। तो हाइट क्या होना चाहिए, एरिया क्या होना चाहिए सर, इक्वल होना चाहिए। तो बी इज अ राइट आंसर, सी और डी भी गलत है, ठीक है। अब दोस्तों जो 31 क्वेश्चन है ना सर, 31 क्वेश्चन, ये मैं आपको बता तो दूं, मैं आपको कहूंगा सर देखो हिस्टोग्राम जो ग्राफिकली शो करता है वो चारों चीजें शो करता है। अब ये चारों चीजें समझाने के लिए मुझे पूरा स्टैट्स पढ़ाना पड़ेगा सर, ये अभी नहीं हो पाएगा। बस अभी के लिए इतना समझे कि जो हिस्टोग्राम होता है वो ग्राफिकली जो शो करता है वो प्रेजेंस ऑफ आउटलाइनर। आउटलाइनर क्या होता है बता भाई, जो पॉइंट होता है इसको जो आउटलाइन करते हैं पॉइंट्स को, वो भी शो करते हैं। जैसे आप बनाओगे ऐसे ही बनाओगे ऐसे करके, तो इसका जो मिडिल पॉइंट है हम इसको क्या करते हैं, शो करते हैं ऐसे करके, है ना। तो इसको आउटलाइनर, सेंटर ऑफ डाटा बताता है। स्क्यूनेस ऑफ डाटा, स्क्यूनेस तो एक चैप्टर है दोस्तों, स्क्यूनेस का वर्ड अभी आपको समझ ही नहीं आएगा क्या होता है स्क्यूनेस, तो स्क्यूनेस एक चैप्टर है, वहां जाके पढ़ेंगे। और स्पीड ऑफ डाटा भी बताता है। अब सर ये बातें थोड़ी बहुत आपको इधर रटनी पड़ेगी अभी के लिए, जब मैं पूरा स्टैट्स कंप्लीट करा दूंगा तो आप खुद देखना सर, ये बातें जब आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ डाटा तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटर ऑफ डाटा क्या होता है भाई, सेंटर बताता है डाटा का। यहां पर मान लो सेंटर है, ये सेंटर, तो ये सेंटर बता देगा डाटा का, है ना, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो ऑल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एंड अबव है, सी इज अ राइट आंसर। इसका जो आंसर है वो क्या है दोस्तों, इसका आंसर सी है। अब इधर देखो कह रहा भाई 32 क्वेश्चन चेक करो इन स्टैट्स 130 स्टूडेंट प्रोफेसर रिकॉर्ड, इतना जो भी है कुछ समझने लायक नहीं है। देखो हिस्टोग्राम इज स्क्यूनेस, मैंने को बताया था, आउटलाइन, हाँ। एसिमेट्रिक, यस एसिमेट्रिक भी होता है सर, ये मैं आपको बताऊंगा। स्क्यूनेस एसिमेट्रिक इज कन्वर्टेड, एसिमेट्रिक जो होता है वो स्क्यूनेस के अंदर ही कवर हो जाता है, इसलिए हिस्टोग्राम अगर स्क्यूनेस है तो एसिमेट्रिक भी है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। सर मुझे पक्का पता है आपको नहीं समझ में आया, मुझे पता है दोस्तों, क्यों वही समझ आ भी नहीं सकता दोस्तों, मैंने तो बस इधर नाम के लिए करा दिया, मैं दोबारा इसको कराऊंगा। और जब मैं स्टैट्स में स्क्यूनेस चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, आउटलाइनर करके पढ़ाऊंगा, तो आपको ये बातें दोबारा समझ में आएगी। अभी के लिए ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है दोस्तों। तो सब कुछ बताता है, ये स्क्यूनेस बताएगा, आउटलाइनर बनाएगा, और आपको स्पीड ऑफ अ डाटा बताएगा, सेंटर ऑफ अ डाटा बताता है, और एसिमेट्रिक भी बताता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने हिस्टोग्राम की कुछ बातें पढ़ ली है। अच्छा बताओ स्क्यूनेस, मैं आपको स्क्यूनेस का डायग्राम बता देता हूं दोस्तों। एक स्क्यूनेस जब हम बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा बेल शेप में होता है, आपने देखा होगा कभी, ये ऐसा ऐसा होगा ऐसे, ठीक है दोस्तों, या फिर ये ऐसा होगा। स्क्यूनेस क्या होता है वो छोड़ो, ये ऐसे करके डायग्राम बनता है। तो सर मुझे बताओ कौन सा ऐसा डायग्राम जो स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन, देखो मैंने कहा कि अगर ये बार डायग्राम है मेरा, और सॉरी हिस्टोग्राम है, तो क्या हिस्टोग्राम पॉइंट से पॉइंट ले जाऊंगा, तो मैं अगर देखो ऐसे करूंगा तो ये कुछ ऐसा बन गया। तो सर पॉलीगन भी बताया नहीं, ओजाइब भी बन जाएगा, ओजाइब भी मुझे पता है, जब आप इसका डायग्राम बनाऊंगा तो आप जब दिखाऊंगा तो ओजाइब भी स्क्यूनेस की शेप ले आता है। स्क्यूनेस की शेप कैसे होती है सर, ऐसे, ये ऐसे हो गई। अब ये समझ में कब आएगा, जब स्क्यूनेस चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, अगले चैप्टर के अंदर मैं समझा दूंगा अच्छे से। बट सोचो पाई डायग्राम कभी इंडिकेट कर सकता है स्क्यूनेस को, स्क्यूनेस क्या होता है वो छोड़ो, स्क्यूनेस की शेप को कभी पाई डायग्राम कर सकता है। पाई डायग्राम कैसे बनता है दोस्तों, ऐसे, तो कभी ये ऐसे नहीं बनेगा, ना ऐसे बनेगा, ना ऐसे बनेगा, टच नहीं होता नीचे, तो पाई डायग्राम तो ऐसे बनता है। तो सर दोस्तों पाई डायग्राम कभी भी इंडिकेट नहीं करेगा स्क्यूनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। बाकी ये तीन जब हम पढ़ाऊंगा ना तो स्क्यूनेस की शेप दिखा दूंगा। हिस्टोग्राम अभी देखो, ओजाइब बताऊंगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो सबकी शेप बनती हुई नजर आएगी स्क्यूनेस जैसी। तो अभी मैंने स्क्यूनेस के शेप के बारे में कुछ बताया कि ऐसा कुछ होती है शेप, जब मैं चैप्टर बताऊंगा तो डीपली जाकर बताऊंगा ये शेप क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या थी, एसिमेट्रिकल सिस्टम, सिमेट्रिक क्या है, सब कुछ बताया जाएगा। बट अभी के लिए बस इतना ही। अच्छा आपको 34 क्वेश्चन होमवर्क में करके लाना है। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों, इसको थोड़ा सा अपने दिमाग लगा कर करके लाना, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा खुद ही, ठीक है। तो अभी हमें क्या देखना है, हमने सबसे पहले तो ये पढ़ लिया है। अब हमें देखना है कि एक हिस्टोग्राम बनाकर दिखाना है। हिस्टोग्राम बनाने लायक कुछ नहीं है दोस्तों, बस मैं आपको बस एक दिखा दे दूंगा,
ये देखो, ये आपको एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल में आपको सिर्फ देखना है, बनाना कुछ नहीं है। 2 से 5 मैंने कहा क्या सेम है? सबसे पहले तो हमने देखा सर सेम है, हर जगह सेम है, तो कॉमन कंटिन्यूअस नेचर है, कॉमन है, बीच में सेम है। ये आपके पास क्या हो गया? एज ऑफ द ईयर, 2 से 5 साल में कितने जने हैं? 15 बच्चे। 2 से 5 साल में 5 से 8 में 20 बॉय है। 8 से 11 साल के कितने बच्चे? 30 जने, 40 जने, 25 जने और 10 जने 17 से 20 साल के। अब वो कह रहा है कि भाई हिस्टोग्राम बनाकर दिखाओ। हमेशा याद रखना दोस्तों, हिस्टोग्राम हमेशा चिपका हुआ होता है एक दूसरे से, और बार डायग्राम कभी चिपका नहीं होता, मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया है। तो हमेशा जब भी चिपका हुआ है इस कॉल्ड हिस्टोग्राम। तो बताओ, मैंने कहा 2 से 5 कैसे करेंगे? रिकॉर्ड ध्यान से देखना। पहले 2 से 5 के बीच में कितने जने? 15। तो मैंने ये लाइन ले गया यहाँ पर 15 पे और ऐसे करके डब्बा बना दिया, ठीक है। पहले डब्बा मैंने ये बनाया, ठीक है, डब्बा बना दिया 2 से 5 के बीच में, क्योंकि 2 से 5 तक था, तो मैंने 5 तक डब्बा बना दिया। मैं कर देता हूँ दोबारा, 2 से 5, तो 2 से 5 के बीच में मैंने एक डब्बा बनाया। फिर 5 से 8 के बीच में, तो यहाँ पर 8 होगा, तो 8 कहाँ पर है? 8 में 20 है, तो मैं 20 पे ले गया और यहाँ पर फिर दोबारा एक डब्बा खींच दिया। फिर 8 से 30 में ले गया, फिर एक डब्बा खींच दिया। सर समझाने लायक कुछ है ही नहीं, मैं क्या समझाऊं सर? ऐसे करके डब्बा खींचा। और सर देखो, ये देखो, ये जो पॉइंट जा रहा है ना, पॉइंट, ये लाइन जा रही है ऐसे करके, ये जो लाइन जा रही है सर, ये क्या सिखाता है? ये स्क्यूनेस सिखाता है। स्क्यूनेस की शेप बनती है ऐसे करके, स्क्यूनेस की, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हिस्टोग्राम स्क्यूनेस को भी बताता है। यहां तक क्लियर हो गया हिस्टोग्राम कैसे बनाना। अगर क्वेश्चन आया पेपर के अंदर तो आप कर लोगे क्या? हिस्टोग्राम बना लोगे आप? बिल्कुल बना लोगे। अगर क्वेश्चन में रफ डाटा आ गया, मान लो ये सारी चीजें, तो रफ डाटा से पहले क्या इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ सर, इसमें पहले अपना एक बनाना है, कन्वर्ट करने के बाद हम इसमें देखेंगे कि भाई कितने बच्चे ऐसे। अगर मैंने कहा भाई 15 बच्चों का नाम लिख दिया, मैंने कहा 2 से 5 साल की एज है उनकी, तो आप बना सकते हो उससे आप हिस्टोग्राम बना सकते हो। ध्यान रखना, हिस्टोग्राम हमेशा चिपक के बनता है, ठीक है। हर एक चीज आपस में गैप नहीं होगा बिल्कुल भी दोनों के बीच में। क्लियर है दोस्तों? यहां पर हमें समझा कि हिस्टोग्राम कैसे बनाता है, बट अभी हमारा कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ। असली कंसेप्ट ये है, छोटा सा दे रखा है पर है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसके व्याप पर क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि क्या है हिस्टोग्राम व्हेन CI आर अनइक्वल। क्या बोला मैंने कहा हिस्टोग्राम जब CI आर अनइक्वल, मतलब 5 से 5 नहीं है, 2 से 5 है और 6 से 8 है और 9 से ऐसे, तो CI क्या हो गई? अनइक्वल हो गए दोस्तों। तब केस में क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब ये क्या है? विद द हेल्प, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पक्का पेपर में आ जाता है, कई बार इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको समझते हैं और ये फॉर्मूला को समझते हैं और इसके ट्रीटमेंट करते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि कैसे होंगे इसके क्वेश्चन और कैसे इसके एमसीक्यू भी गिवन है वो भी करेंगे, ठीक है। तो हिस्टोग्राम जब इक्वल होगा तब तो हमने सीख लिया सर, हिस्टोग्राम जब इक्वल होगा हमने सीख लिया। आपको क्या करना है? आपको नोट्स के ऊपर में लिखना है केस नंबर 1, व्हेन हिस्टोग्राम व्हेन CI is equal, when CI is equal then histogram to be drawn। कैसे हिस्टोग्राम ड्रॉ होगा? तो CI जब इक्वल होगा, केस नंबर 1 का लिखना है when CI बराबर क्या होगा? इक्वल होगा। केस नंबर 2 हम पढ़ेंगे when CI is not equal। तो इक्वल वाला तो ये एग्जांपल और ये हिस्टोग्राम आपको बनाकर मुझे दिखाना है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं जब CI इक्वल नहीं है, अब उस केस में हम कैसे हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों सिस्टम का इशू होने के कारण से ये वीडियो बनाई जा रही है, नेक्स्ट डे में बनाई जा रही है, इसलिए इसमें जोड़ दी गई है क्योंकि कॉन्सेप्ट चला आ रहा था। तो अभी तक हमने जो बात कही थी, हमने कहा सर व्हेन CI इज इक्वल, जब CI इक्वल होगा मतलब क्लास इंटरवल क्या होंगे दोस्तों? इक्वल होंगे। तो हमने हिस्टोग्राम बनाना सीखा। हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं हमने देखा सर कि जब क्लास इंटरवल अगर इक्वल होंगे तो उसके बीच में हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। जैसे कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी छोटा सा करेंगे सर। क्लास इंटरवल ये तो केस नंबर 1 हुआ जब CI इक्वल होता है। अच्छा, केस नंबर 1 में क्लास इंटरवल मेरा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो ये मैंने क्वेश्चन दिया, आपको मेरे से पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट करके दिखाना है क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था बुक से कि कैसे CI कैसे हिस्टोग्राम बनता है। तो दोस्तों इसका जो 0 से 10 है वो है 4, 6, 10, 5, 3। तो मुझे हिस्टोग्राम बनाकर दिखाना है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए?
यही बना देते हैं साइड में, इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस हो गई और ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गई। ये 0 हो गया। अब देखना है कि सर यहां पर क्या आएगा दोस्तों, 0, 10, 20, 30, 40 और 50, 50 तक है, 50 तक। यहां पर कितना आएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2 का गैप लेके चल रहा हूं मैं। ठीक है, अब मुझे हिस्टोग्राम बनाना है तो मुझे पहले क्या करना है, 0 से 40, 0 से 10 पे गया तो 0 से 10 कहां पर है, 4 पे, तो ये ऐसे करके रिकॉर्ड होगा। ठीक है, फिर 0 से 10 के बाद हमने क्या करा, 10 से 20, 10 से 20 देखो कहां आ रहा है, 6 पे, तो 10 से 20 मतलब यहां से यहां तक, तो 10 से 20 का 6 पे आ रहा है, हमने इसको ऐसे 10 से 20 पे ले गए। फिर आप 20 से 30 करेंगे तो 20 से 30 10 पे था, तो हमने इसको ऊपर ले गए और 30 पे ले गए क्योंकि 20 से 30 था। फिर 30 से 40 5 है, तो करीब यहां पर आएगा 5। फिर 40 से 50 है 3, तो 3 यहां पर आएगा मिडिल। तो सर ये हो गया हिस्टोग्राम जब क्लास इंटरवल इक्वल हुआ करते थे। अब सर मैं बात कर रहा हूं केस नंबर 2 जो कि इंपॉर्टेंट केस है, व्हेन क्लास इंटरवल इज नॉट इक्वल। व्हेन क्लास इंटरवल इज नॉट इक्वल, जब क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं होने के 2 तरीके हैं सर, इक्वल नहीं होने के 2 तरीके। इसके अंदर है ए केस, इसके जब क्लास इंटरवल इक्वल नहीं होंगे इसके 2 तरीके हैं, केस ए और केस बी। केस ए में देखो मैंने एग्जांपल दिया, मैंने कहा भाई सी आई आपके पास है, मैंने कहा 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40 और 41 से 50। और फ्रीक्वेंसी आपको मैंने बताई, फ्रीक्वेंसी दोस्तों मैंने कहा 3, 4, 8, 2, ये मेरी फ्रीक्वेंसी, ये मेरा क्वेश्चन हुआ। क्या इसके अंदर क्लास इंटरवल इक्वल है? नहीं दोस्तों, यहां पर चेक करो आप, ये 20 है और यह 21, तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन को दोबारा लिखूंगा और क्या लिखूंगा, कॉलम बनाऊंगा क्लास बाउंड्री, क्लास बाउंड्री, और क्लास बाउंड्री में दोबारा मैं इसको इक्वल बनाऊंगा, फिर जाकर मैं हिस्टोग्राम ड्रॉ करूंगा। तो मैं क्या कहूंगा 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5, 30.5 से 40.5 और 40.5 से 50.5, ये बन गया। अब मुझे बनाना है सर डायग्राम। तो सर डायग्राम देखो आप, ठीक है। अब मैंने डायग्राम में सबसे पहले कहा ये हो गया 0, ये हो गया x और यहां पर हो गया y। तो मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसको सर इसको ना मिटोकर आप 7 कर लो, 7 तक आ रहे हैं ना मेरे, 7 कर लो, 7 कर लिया। ठीक है, तो यहाँ हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी और यहाँ पर क्या आएगा सी आई। सर सी आई अब कहां से है, 0 से नहीं है, अब 10.5 से है। ये वाला देखना है दोस्तों, ये वाला सी आई देखना है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, अब इक्वल कर दिया सी आई को। तो जब क्लास इंटरवल इक्वल नहीं होता तो हम क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। अब देखो जरा 10 से 0.5 मैंने कहा यहाँ पर ले लिया, 10.5, 20.5, 30.5, 40.5 और 50.5। अब मुझे डायग्राम बनाना है, तो मैंने कहा भाई 10.5 से इधर से देखना, 10.5 से 20.5 पे 3 है, तो 3 पे मैं गया और मैंने ऐसे करके ड्रॉ करा। ये हो गया एक पहला। फिर 20.5 से 30.5 है 4, तो हल्का सा ऊपर ले गया और 4 पे मैंने ड्रॉ करा, 30.5 में लिया है। फिर 30.5 से 40.5 में है 7, मैं ऊपर गया और मैंने यहाँ पर 40.5 तक ड्रॉ कर दिया और फिर 2। ये बन गया मेरा हिस्टोग्राम जब क्लास इंटरवल इक्वल नहीं होते और मैं इक्वल करने के लिए क्लास बाउंड्री की मदद लेकर इक्वल कर देता हूँ।
यहां तक क्लियर है। अब बी पार्ट देखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एक्चुअल पेपर आएगा। ये तो सिंपल था, इसमें तो हम कभी भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं इक्वल। देखो सिंपल था, अगर इक्वल आएगा तो डायरेक्ट बना लेंगे, अगर इक्वल नहीं आया, इक्वल कैसे नहीं आया, कैसा इक्वल नहीं आया, पार्ट ए तरीके से। केस ए कैसे है कि ऊपर 20 है नीचे 21 है, ऊपर 30 है नीचे 31 है, 31 है, तो भी ऐसे इक्वल नहीं आया तब ऐसी कंडीशन है। बट अब जो कंडीशन है वो ध्यान से सुनिए पार्ट बी। तो केस नंबर 2 का बी पार्ट, व्हेन क्लास इंटरवल आर सम इक्वल एंड सम आर अनइक्वल, व्हेन CI are some equal and some unequal। ध्यान समझा दोस्तों, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये केस नंबर ए क्या था, व्हेन क्लास इंटरवल आर नॉट इक्वल। इसमें ए में लिखना, अगर आपके पास जगह है लिखना, व्हेन क्लास इंटरवल आर अनइक्वल ऑफ अपर लिमिट and lower limit of second class, when class interval are unequal of the upper limit of first class and lower limit of second class। ऐसे लिखोगे, when CI are unequal of upper limit of first class and lower limit of second class। मतलब ये दोनों अनइक्वल है, तो ये जब दोनों अनइक्वल होगा तो हम इसको पहले इक्वल बना देंगे, सिंपल है, और फिर क्या केस हो जाएगा, सेम वही ऊपर वाला केस बन जाएगा। बट जब हम बात करते हैं व्हेन क्लास इंटरवल आर नॉट इक्वल, तो हम जो प्रेफरेंस देते हैं, ध्यान समझना, व्हेन क्लास इंटरवल आर नॉट इक्वल, अनइक्वल जैसे क्या हो, हम प्रेफरेंस हमेशा बी वाले को दी जाती है, हमेशा प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, बी वालों को। अगर क्वेश्चन में आया क्लास आर अनइक्वल, तो आप ये समझ लेना कि अनइक्वल वाली कंडीशन यही है। अब ये कैसे, जरा ध्यान समझे, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल के साथ दोस्तों, एग्जाम्पल समझना मेरे साथ। मैंने कहा CI और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, CI और फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। CI और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, ठीक है दोस्तों। मैंने बनाया कि CI आपके पास लिखेंगे मेरे साथ लिखेंगे 0 से 5, 5 से 10, 10 to 20, 20 to 40 और 40 to 50 और 50 to 80। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लिखना 7, 9, 14, 12, 8 और 15 लिखना दोस्तों। तो ये आपके पास CI, आपके पास क्वेश्चन ऐसा गिवन है। अब इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में फर्क क्या है, ध्यान सुनना। ये दो सेम है, इन दोनों के बीच में कॉमन गैप कितने का है, 5 का। इन दोनों के बीच में कॉमन गैप कितने का है, इसमें 5 का है। ऊपर 10 से 20 के कॉमन गैप कितना है, 10 का। इन दोनों में कॉमन गैप कितना है, 20 का। इन दोनों में कॉमन गैप 10 का, और इन दोनों में कॉमन गैप 30 का। आप देख रहे हो कॉमन गैप सेम नहीं है। बट जब हम बात करते हैं इस वाले की, इसमें कॉमन गैप तो एटलीस्ट सेम है। इसमें जो कॉमन गैप है वो कितने का है, 9 का। इसमें भी 9 का है, 9, 9, 9, 9। भले ही ये इक्वल अनइक्वल है पर कॉमन गैप सेम है। असली अनइक्वल चीज वो होगी जब CI अनइक्वल तब होगा जब दोनों का डिफरेंस, जो दोनों का अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का जो डिफरेंस होगा वो अनइक्वल हुआ, इज कॉल्ड CI इज अनइक्वल। इसलिए मैंने कहा था कि प्रेफरेंस किसको देना, CI जब अनइक्वल होगा। कुछ तो अनइक्वल है इधर देखो और कुछ इक्वल है, देख रहे हो आप, कुछ 5 है इक्वल और कुछ इक्वल है और कुछ अनइक्वल है। तो सारे कुछ देख रहे हैं, कुछ एक जैसे हो रहे हैं, कुछ अनइक्वल हो रहे हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन में आए हमेशा आपको ये मानना है, क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन में आएगा कह रहा है कि अगर CI अनइक्वल है तो हमेशा पार्ट बी वाला ही केस होगा, पार्ट ए वाला केस नहीं होगा। वो अनइक्वल वाली कंडीशन में फुलफिल नहीं करता क्योंकि उसको हम इक्वल बना देते हैं, क्योंकि उनके बीच में CI जो होता है डिफरेंस, कॉमन गैप जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो हमेशा याद रखना जब भी आपके पास क्वेश्चन में आए कि CI अनइक्वल है तो कौन सा केस है, हमेशा ये वाला केस होगा। कुछ इक्वल है कुछ अनइक्वल है, तो उस केस में आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो स्टेप्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वो स्टेप को आपको फॉलो करने हैं। स्टेप 1, ठीक है दोस्तों, हमें स्टेप्स लिखने हैं और स्टेप्स पहले लिखना, फाइंड द
क्लास विथ, फाइंड दी क्लास विथ। दूसरा स्टेप 2, क्लास विथ कैसे निकालेंगे? तो क्लास विथ निकालने के लिए WIDTH, क्लास विथ निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखा जाए तो सिंपल अगर मैं कहूं क्लास लिमिट होगा कॉमन गैप, कॉमन गैप को ही क्लास विथ कहेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 2 आपको जो करना है, फाइंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। दोस्तों उसके बाद हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। सर ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है मैं आपको बता दूंगा। पहले आप लिखे मेरे साथ, आपको पहले स्टेप में आपको फाइंड करना है क्लास विथ। क्लास विथ कैसे निकलेगी? मतलब कॉमन गैप होगा क्लास इंटरवल का। दूसरा आपको फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं आपको बताता हूं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी लिखो, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास ऑफ विथ, मतलब क्लास विथ। स्टेप नंबर 3 में ड्रॉ अ हिस्टोग्राम taking frequency density, draw a histogram taking frequency density। सर ये क्या चीज है सर, हमें ये समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। सर 2 मिनट दीजिए, ऐसे समझाएंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसके क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन कर दोगे आप। सबसे पहले आप एक बात समझे कि सर आपने इधर ध्यान दिया होगा तो यहां पर हमने देखा कि जो हमारे क्लास इंटरवल है वो अनइक्वल है। अनइक्वल का मतलब क्या होता है? अनइक्वल का मतलब होता है कि कुछ इक्वल हो रहे हैं, कुछ जगह तो सेम आ रहा है, जैसे ये वाले सेम आ रही है, मतलब इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप सेम आ रहा है, पर उसका 5 का गैप आ रहा है और इधर 10 का गैप आ रहा है, तो मतलब ऐसे अनइक्वल हो गए। इस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ता है? ये फ्रीक्वेंसी भी गलत होगी, ये फ्रीक्वेंसी गलत होगी, क्योंकि सोचो भाई 5 जनों का 7 बच्चे ऐसे हैं जो 0 से 5 नंबर लेके आ रहा है, ऐसे मानो 9 बच्चे ऐसे हैं जो 0 से 10 नंबर लेके आ रहे हैं, और 14 बच्चे ऐसे हैं जो 10 से 20, मतलब इधर जो गैप है नंबर्स का वो 10 है। तो हमें क्या करता है, ये फ्रीक्वेंसी जो होती है एज पर दिस एस्पेक्ट गलत है, तो हमें इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा। और जब हम इस फ्रीक्वेंसी को सही करेंगे, जो सही फ्रीक्वेंसी होगी उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। और जब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी सही होगी उसके हिसाब से हम हिस्टोग्राम को प्रिपेयर करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है? जब भी हम अनइक्वल होता है केस, तो उसके अंदर हमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है वो उस अनइक्वल के हिसाब से होती है। तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से चेंज करनी है कि जो क्लास इंटरवल है वो इक्वल के हिसाब से आ जाए। आ रही है बात समझ में? तो इस केस के अंदर हमें क्या करना होता है? इस केस के अंदर हम स्टेप नंबर 1 की सबसे पहले क्लास विथ करेंगे, तो स्टेप फॉलो करके हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। ध्यान समझना सर। सबसे पहले हम करेंगे CI। CI क्या है सर? 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40 और 40 से 50, 50 से 80, 40 से 50, 50 से 80। ये सर आपके पास CI आ गया। इसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन क्या है? फ्रीक्वेंसी गिवन है सर 7, 9, 14, 12, 8, 15। 7, 9, 14, 12, 8, 15। सर ये फ्रीक्वेंसी है। अब आपको पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप का मतलब है कि आप पहले निकालो क्लास में कितने का कॉमन गैप आ रहा है। मैंने निकाल दिया, देखो ये रहा। तो यही बातें हमें क्या करनी है? क्लास विथ। मतलब पहले स्टेप में हमें क्या निकालना है दोस्तों? पहले स्टेप में हमें फाइंड करना है कि कॉमन गैप कितने का है। ठीक है, तो सर स्टेप नंबर 3, पहला क्या हमारा स्टेप? पहला स्टेप हमारा है कि फाइंड द क्लास विथ। क्लास विथ मतलब कॉमन गैप। हम क्लास विथ देख लेते हैं। सर क्लास विथ फाइंड करना है।
अब क्लास विड्थ कैसे फाइंड होगा, हम देखेंगे भाई 0 से 5 के बीच में कॉमन गैप कितना है, 5 का। 5 से 10 के बीच में कॉमन गैप 5 का। 10 से 20 के बीच में कॉमन गैप 10 का। 20 से 40 के बीच में 20 का। 40 से 50 के बीच में कॉमन गैप कितना है, 10 का। 80 माइनस 50 कितना हो गए, 30, मतलब कॉमन गैप 30 हो गया। ये आगे स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। जब स्टेप नंबर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको निकालना फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मतलब चेंज्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब सही फ्रीक्वेंसी आएगी क्लास अनइक्वल क्लास इंटरवल की सही फ्रीक्वेंसी जो है वो ये होगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब ये कैसे निकालेंगे, ऊपर मैंने आपको फॉर्मूला दिया है। कैसा फॉर्मूला कि क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्लास फ्रीक्वेंसी 7 है, डिवाइडेड बाय 5, जो भी आएगा यहां लिख देंगे। क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9 है, डिवाइडेड बाय 5, क्लास विड्थ 5 है। 14 है फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी 14 है, डिवाइडेड बाय 10। और 12 आपके पास फ्रीक्वेंसी है क्लास, और आपके पास 20 है ये। दूसरा आपके पास 8 आपके पास है क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 10, ये 10 आपके पास क्लास विड्थ, और 15 डिवाइडेड बाय 30। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। और इसके बिहाफ पर हमें क्या बनाना है, इसके बिहाफ पर हमें बनाना है हिस्टोग्राम। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं ये फॉर्मूला कैसे बना, दोस्तों ध्यान समझना। हमने कहा इनके बीच के अंदर कितने नंबर है। आप देखो कि भैया अगर हमने जब 7 से 5 को डिवाइड करा, मतलब टोटल कितने नंबर है 5, और कितने जने हैं 7, तो मैंने 7 से 5 को डिवाइड करके मैंने कहा पर एक जने का निकाल दिया। जब मैंने कहा भाई इसके अंदर 10 जन, इसके अंदर कितने जने हैं 10, इसके अंदर दोस्तों कितने हैं 10 है, और 10 में कितने मेंबर पर्सन है 40। तो एक अगर एक का गैप हो, अगर एक नंबर का गैप हो तो कितने जने आ सकते हैं ऑन एन एवरेज, 14/10। अगर मैंने कहा इसके अंदर कितने मार्क्स है 20 मार्क्स, 20 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं, मतलब 20 से 40 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं, हमने कहा 12 बच्चे। मैंने कहा अगर मैं एक का मैं कहूं अगर सिर्फ 20 ही लाई कितने बच्चे हैं, या 21 ही लाई कितने बच्चे हैं, या 22 ही लाई कितने बच्चे, मतलब एक का निकालना चाह रहा हूं, एक मतलब एक पर्टिकुलर मार्क्स का 20 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, 21 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं। पर 20 से 40 के बीच में कितना आ जाएंगे, 20 से लेकर 39 तक सारे आ जाएंगे। तो मैंने कहा भाई 39 कितने बच्चे ऐसे जिसके एग्जैक्ट 39 आ रहे हैं। तो मैंने कहा अब 20 मार्क्स है टोटल इसके अंदर जुड़े हुए। इस 20 के अंदर हमने कहा कि भाई देखो 12 बच्चे हैं, तो हमने कहा एक का निकालेंगे, एक मार्क्स लाने वाला। एक मार्क्स का मतलब है 1 मार्क्स नहीं है, एक मार्क्स का मतलब किसी पर्टिकुलर मार्क्स, जो 20 हो सकता है, 21 हो सकता है, ठीक है वो। तो हमने कहा 20 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 12 डिवाइडेड बाय 20। तो ये 12 क्या था बताना जरा, ये 12 था आपका फ्रीक्वेंसी, और ये 20 क्या था, 20 था आपके पास क्लास विड्थ। तो फ्रीक्वेंसी अपॉन में क्लास विड्थ एक पर्टिकुलर मार्क्स का नंबर बता दिया। अब मैं इसका डायग्राम में आसानी से क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसका आंसर बता दो जल्दी से। दोस्तों मैंने आंसर लिख दिया है, दैट इज 1.4 1.8 1.4 0.6 0.8 0.5। अब मेरी बात सुनना, ये 0 से लेकर 2 से ज्यादा नहीं जा रहा, 1 से ज्यादा है पर 2 से ज्यादा नहीं आ रहा, तो मैं मैक्सिमम जो डायग्राम बनाऊंगा वो 2 तक का ही बनाऊंगा। ध्यान समझना दोस्तों कैसे बना रहे डायग्राम। इसका एक तरीका होता है डायग्राम, 1 2 ऐसे मत लिखो, 1 2 सारे नंबर तो यहां से है, तो ऊपर की जगह क्या करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे तरीके से बनाएंगे। तरीके से कैसे बनाएंगे ध्यान समझना। हमने कहा सर ये 0 हो गया, सर ये हो गया 0.2 0.4, 2 का गैप ले 0.6 0.8 और 0.10 दैट इज 1 है ना। फिर 1.2 1.4 1.6 1.8 और 1.2। 1.8 के बाद 2 और ऐड करेंगे, 0.2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा। तो यहां तक हमने बना दिया। अब ये जो इसका क्लास इंटरवल कितना था बताओ, CI 0 से 5 से लेकर 80 तक जा रहा था ना। तो सर 0 5 10 15 20 25 30 80 तक जा रहा है ना दोस्तों, और छोटा करना पड़ेगा थोड़ा। ये तो 2 तक हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। 5 10 ऐसे 10-10 का गैप ले ले तो ज्यादा सही रहेगा, 10-10 का गैप ले लेते, 10 20 30 40 50 60 70 80। ठीक है, अब बीच में क्या होगा 5।
अब ध्यान ध्यान सुनना, ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ठीक है, ध्यान से समझना कैसे बनाना है डायग्राम। सर अब मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी, अब मुझे क्लास CI के साथ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी देखनी है। मैंने हर एक नंबर्स का निकाल लिया कि मैंने कहा अगर 0 से 5 के बीच में 7 जने हैं जो 0 से 5 के बीच में नंबर ला रहे हैं, तो एक नंबर लाने वाले बच्चे कितने हो सकते हैं? 1.4 हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1.4 मैंने कहा। ठीक है, 2 बच्चे नाम नंबर हुए वो भी 1.4 है। तो ऐसे करके मैंने क्या कर लिया, पर बच्चा निकाल लिया पर मार्क्स, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब हमने क्या करा, हर एक बच्चे, अब हमारा सही आ जाएगा बिल्कुल। कैसे? अपने 0 से 5 के बीच में कितने जने हैं? 1.4 है 0 से 5 के बीच में। 0 से 5 यहां होगा दोस्तों, तो 0 से 5 मैंने यहां ले, ये हो गया 5। 0 से 5 के बीच में क्या है? 1.4, तो मैंने कहा 1.4 यहां पर ऐसे कर लिया। इसके बाद फिर क्या है, 5 से 10 के बीच में है 1.8, 5 से 10 के बीच में 1.8 है, ये मैंने 5 से 10 के बीच में 1.8 ले लिया। ठीक है, ऐसे लेना है। इसके बाद क्या है दोस्तों, 10 से 20 है डायरेक्ट 1.4 है 10 से 20, तो ये रहा 20, पूरा 20 पे गया, बड़ा हो जाएगा अभी थोड़ा, 20, 10 से 20। इसके बाद दोस्तों 10 से 20 हो गया। इसके बाद 20 से 40 के बीच में कितना है? 0.6। अब 20 से 40 जा रहा है दोस्तों, ध्यान देना 20 का गैप है, 0.6 ये रहा। फिर 40 से 50 गया था, 40 से 50 0.8, फिर 0.5, 40 से 50 जो है 0.8 है, हमने थोड़ा बढ़ाया और 40 से 50 10 का गैप नहीं लिया, इधर 20 का गैप है इस वाले पे। अच्छा, फिर है 0.5 है, 4 से जस्ट ऊपर आएगा और पूरा 80 तक है, 30 का गैप है इधर। सर ये बना हिस्टोग्राम विथ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ये क्या बना दोस्तों? ये बन गया हिस्टोग्राम विथ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ठीक है, तो ऐसे बनेगा हिस्टोग्राम। सर ये तो हुआ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो हमारे कॉन्सेप्ट में था और हमने खत्म कर लिया है अपना कंसेप्ट। आपको यहां से उतारना है, यहां से अच्छे से उतारना है इसको पूरा, कैसे हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और कैसे कैसे हम इसको एप्लीकेशन करते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनाना है। एग्जांपल ये आप खुद ही करोगे, मैं नहीं बताऊंगा इस एग्जांपल को। आपके पास CI है, मैंने कहा भाई 0 से नहीं, इस बार 10 से 20, 20 से 40, 40 से 45, 45 टू 70, 70 से 100, ये हो गया भाई CI। अब फ्रीक्वेंसी देखेंगे इसकी। फ्रीक्वेंसी आपके पास है इसमें 7, 10, 15, 12 और 15, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास होमवर्क है, आपको इससे क्या बनाना है? स्टेप्स को फॉलो करके क्या बनाना है दोस्तों? स्टेप्स को फॉलो करके आपको बनाना है हिस्टोग्राम। तो पहले हम क्या निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे क्लास विथ, और क्लास विथ निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? फ्रीक्वेंसी अपॉन में क्लास विथ। निकल जाएगा? हाँ जी बिल्कुल निकल जाएगा। तो ये आपको करना है घर से होमवर्क में। ठीक है दोस्तों, ये होमवर्क मैं नहीं बताऊंगा इसको, ये होमवर्क में करना है। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है वो जरूर बताएंगे, पर ये वाला क्वेश्चन आप खुद ही करोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने सीख लिया है। अब यहां पर जो हमने कहा कि भाई स्टडी मटेरियल के हिसाब से, स्टडी मटेरियल के हिसाब से हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया कॉन्सेप्टली। फर्स्ट स्टडी नोट कंप्लीट हो गया स्टडी मटेरियल के हिसाब से, बट कंप्लीट हो गया दोस्तों। बट कुछ एक्स्ट्रा भी हमें करना है। एक्स्ट्रा वो 3 चीज थी, मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने जब इस चैप्टर स्टार्ट करा था तब आपको बताया था कि यहां पर हिस्टोग्राम तो कॉन्सेप्ट में है, पर ये 3 चीज कॉन्सेप्ट में नहीं है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, पर इसके क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन और पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। मतलब पेपर में कई बार ही नहीं, मतलब अभी तो एक ही बार दिखाए पेपर में, क्वेश्चन पेपर में एक ही बार दिखाए, एमसीक्यू वो डिलीट नहीं हुए हैं, बट
एक एक क्वेश्चन अगर हम इनका सबका कर ले तो हमें माइंड में ये आ जाएगा सर करते कैसे है। एटलीस्ट एक क्वेश्चन भी कर देंगे ना तो हमारा कंसेप्ट का पार्ट तो नहीं है, हालांकि हमारे चैप्टर खत्म हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपका चैप्टर कंसेप्ट खत्म हो गया। दोस्तों ये आपका चैप्टर है, देख रहे हो आप। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमने चैप्टर स्टार्ट करा था, ठीक, ये चैप्टर स्टार्ट करा है हमने, देखो ये करा था पिछली क्लास में दिखाया था, ये हमने कर कंप्लीट हो गया है, ये हमारा क्या हो गया कंप्लीट। अब इसके यहाँ पर हम एक एक थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे, इससे हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि हमारा हिस्टोग्राम तक ही था, देखो दिख रहा है आपको क्लास फ्रीक्वेंसी, पर वो स्टेप्स यहाँ पर नहीं है, स्टेप्स नहीं है सर यहाँ पर। तो स्टेप्स मैंने आपको बताया, वो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स होंगे आगे जाकर। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालते टाइम हमें देखो पढ़ भी लेंगे, इफ द विड्थ ऑफ द क्लास आर इक्वल है, इक्वल एट द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसी, बट इफ, ध्यान से सुनना, बट इफ द विड्थ ऑफ द क्लास आर अनइक्वल, सम आर इक्वल, other are equal, then the height of the rectangular proportionate to the corresponding frequency density। जो रेक्टेंगल की हाइट है वो डेंसिटी के हिसाब से प्रोपोर्शनेट करी जाएगी एंड नॉट विद द क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी के हिसाब से प्रोपोर्शनेट नहीं की जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना आया था, ऐसे निकालता है, क्लास ऑफ विड्थ पता चली, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमने एक कंसेप्ट सीखा। इसके बाद हमने, अब इधर ध्यान दो कि हमें अब क्या क्या रह गया, देख रहा हूं, बताना क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द क्लास इज डिफाइंड इन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा मैंने बताया था मोड ऑफ हिस्टोग्राम क्या बताया, हिस्टोग्राम होगा, एरिया ऑफ डायग्राम क्या होगा, हिस्टोग्राम होगा। ठीक है, ये हमारे तीन कंसेप्ट में नहीं है। ठीक है, इसके बाद और कोई क्वेश्चन ऐसा है देख लेते हैं एक बार। देखो 22 क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ही डिफरेंट कंसेप्ट है पर काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना दोस्तों इसको। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स फॉर 7 डे, 7 दिन में, पहले 0 दिन में 15 एक्सीडेंट हो गए, एक पहले दिन में 19, दूसरे दिन में इतना, पहले दिन 0 दिन मतलब फर्स्ट डे, पहला फर्स्ट यहां पर लिखा है, सेकंड डे, ये थर्ड है, थर्ड डे, ये फोर्थ है, ये 5, ये 6 और ये 7 डे है। ठीक है, 7 दिन में ऐसे एक्सीडेंट, पर पहले दिन में 15, 19, फिर 22, फिर 21, 31, 9, 3, 2। कह रहा व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस व्हेन 3 और लेस एक्सीडेंट अकर, 3 या उससे कम एक्सीडेंट हो, ऐसे कितने एक्सीडेंट हुए, 3 या 3 से कम, 3 दिन या 3 दिन से कम। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या लिखा है, 3, ये 3 क्या कर रहा है, ये व्हेन 3 और लेस का मतलब 3 दिन या उससे कम, तो 3 दिन या उससे कम में कितने एक्सीडेंट, कम में कितने एक्सीडेंट हुए। सर सिंपली आपको बताना है कि टोटल एक्सीडेंट, सीधा मैं बोल रहा हूं, आंसर में क्या लिखना है आपको, टोटल एक्सीडेंट इन एटलीस्ट 3 डे, कम से कम 3 दिन में टोटल इतने एक्सीडेंट हो गए, ये लिखना है। पहला एक्सीडेंट इन फर्स्ट डे, एक्सीडेंट इन फर्स्ट डे प्लस सेकेंड डे और प्लस थर्ड डे। ठीक है, एक्सीडेंट इन फर्स्ट डे प्लस सेकेंड डे प्लस थर्ड डे। अच्छा, इधर 3 का मतलब ध्यान समझे सर दोस्तों, 3 का मतलब इधर ध्यान से ना, व्हेन 3 और लेस, नंबर ऑफ केसेस व्हेन 3, इधर 3 का मतलब यहां पर है, ये 3 का मतलब क्या है, ये वाला 3 है, पर हमारे इधर 3 का मतलब क्या है, 4 दिन, तो यहां पर सर 3 दिन नहीं 4 दिन आएगा दोस्तों, ध्यान समझे। इन्होंने अपने 3 का वो बताया है, पर हम उसमें हमने अगर दिन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, देखो 0 को क्या माना है इसने, हमने फर्स्ट डे, पर इन्होंने 0 माना है, पहले दिन को हमने सेकंड दिन माना है, दूसरे को क्या माना है हमने, तीसरा दिन, और 3 को क्या माना है, 4। तो व्हेन द नंबर ऑफ केसेस, ये क्या है, केसेस, तो C फॉर केसेस, तो नंबर ऑफ केसेस 3 या उससे लेस एक्सीडेंट अगर, तो केसेस के मतलब 0 केस, फर्स्ट केस, सेकंड केस, 0 केस नंबर 0 होगा, केस नंबर 1 होगा, केस नंबर 2, केस नंबर 3, तो 3 या 3 से केस, तो मतलब क्या हो गया, दिन, तो 7 दिन के अंदर 3 तीसरे केस से कम मतलब लेस और तीसरा केस में कितने एक्सीडेंट हुए, तो हमने कहा फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे, तो तीसरा केस कब था, 4th डे, है ना। तो क्या कर देंगे दोस्तों, 15 पहले डे में, 19, 22,
और 31, तो टोटल आ गया आपके पास 87। 87 इज अ राइट आंसर। सर इनके 3 का मतलब समझो, यहाँ पर नहीं लिखा व्हाट इज द नंबर ऑफ डे, यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ केसेस, और केसेस सी हमारा 3, ये रहा 3 यहाँ पर, और 3 या 3 से कम, 3 या 3 से कम, तो 3 में तो 31 हुए, उससे कम 22 हुए, 19 हुए और 15 हुए, टोटल कर देंगे, टोटल केसेस कितना हो गए 87 केसेस हुए, नंबर ऑफ केसेस। ठीक है सर, और ये 87 केसेस कितने दिन में हुआ अगर कहूं तो 4 दिन में हुआ। कितने दिन में हुआ दोस्तों? 4 दिन में। क्लियर है दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 22। बस आपको ये सॉल्यूशन में इतना ही लिखना है, सॉल्यूशन आपको अपनी कॉपी में लिखेंगे, सॉल्यूशन में आपको बस इतना ही करना है। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आया 22 क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं एक बार, और कोई क्वेश्चन है तो चेक कर लेते हैं कि आ जाए समझ में। दोस्तों 23 क्वेश्चन देखते हैं एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक है। कह रहा है द फ्लोइंग डाटा रिलेट टू द मार्क्स ऑफ द ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट। कह रहा है 10 से कम नंबर लाने वाले बच्चे 15 है, 20 से कम नंबर लाने वाले बच्चे कितना कम? सर अगर मैं इसको बोलूं 0 से 10 तो ये क्या होगा? 10 से 20, तो 0 से 10 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं? 15, और 10 से 20 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं? 38। गलत है, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होगा ये। सर बिलो 20 का मतलब है 10 तक नहीं, बिलो 20 का मतलब है 0 तक। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, मैं कहूं कि अगर 0 से 10 तक नंबर लाने वाले बच्चे 15 है, और बिलो 20 में क्या आएगा? 10 आएगा नहीं आएगा? 5 आएगा नहीं आएगा? तो अगर मैं कहूं 10 से 20 में कितने, तो भैया टोटल तो हो गए 38, बिलो 20 ये हो गया, क्या हो गया? बिलो 20। तो बिलो 20 में 38 बच्चे हैं, जिसमें 10 वाले भी है और 10 से 20 वाले भी है। तो मैंने इसको क्या करा? चेंज करा, ध्यान समझना, ऐसे चेंज करना है आपको। तो मैंने कहा 0 से 10 में टोटल 38 बच्चे हैं जो 20 से कम नंबर लाते हैं, जिसमें 0 से 10 वाले भी इंक्लूड है। ठीक है, ये ऐसा है इसका मतलब। बिलो का मतलब ये नहीं है कि 10 है, बिलो का मतलब क्या है? 0 से स्टार्ट होता है। तो मैंने कहा 0 से 10 तो 15 हो गए, बच्चे कितने? बच्चे 23, बच्चे 13, ठीक है, सॉरी 23 बचे। तो 23 बच्चे हैं जो 10 से 20 ला रहे हैं। यहां तक क्लियर हुआ? तो अगर मैं कहूं 65 बच्चे हैं जो 30 से कम ला रहे हैं, तो 65 में से मैं क्या हटा दूं? या तो डायरेक्ट 38 हटा दूं जो 20 से कम वाले थे, या यह हटा दूं 23 और 15, 10 वाले हटा दूं और 20 वाले हटा दूं, तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा मेरा? सेम एज इट इज। तो आपसे पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट गोट मोर मार्क्स देन 30। बच्चे इधर गलती करते हैं, कहते हैं भाई 30 से ज्यादा नंबर हुआ, तो ये होगा 40 और 50 दोनों को जोड़ देंगे 184। अरे बच्चे 100 है, टोटल बच्चे क्या है? 100। तो अगर मैं कहूं ये क्या है? यह है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको। ठीक है, दे रखी है दोस्तों, फिर CF दे रखा है। CF हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होगा दोस्तों, कभी फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए क्रम में नहीं होती, बढ़ता घटता रहता है, पर CF हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। इसका मतलब अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करूं तो कैसे करूंगा? मैंने कहा 10, 15, 20 और 5 और 10 ऐसे है। तो आप CF कैसे निकालते हो? 10 और 10 में ये जोड़कर अगला क्या लिखते हो? 25। तो आप क्या करोगे? अब इस 10 लिखकर पहले वाला तो नंबर सेम ही होता है दोनों में, फिर 15 जोड़कर क्या कर देते हैं? 25। तो 15 यहां से घटाकर वापसी क्या लिखेंगे आप? 15 लिख देंगे। ठीक है, 25 में से 10 घटाया क्या आ जाएगा? 15। ठीक है, तो समझने वाली बात है। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। 23 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, 23 क्वेश्चन हम कर रहे हैं दोस्तों। और 23 क्वेश्चन में हमें कैसे करना है? आपको एक फिर दोबारा आपको ये पूरा डायग्राम बनाना है। एक मिनट, ठीक है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्क्स क्या है बिलो मार्क्स। मैंने कहा बिलो 10, तो मैंने कहा 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 था, यही था। एक बार चेक कर लेते हैं। 30 से 40 और 40 टू 50, ये तो हो गया मार्क्स। अब मुझे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं CF दे रखी है, तो मैं फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकता हूं। तो CF दे रखा है मुझे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा 0 से 10 से कम नंबर लाने वाले 15 है, और 20 से कम लाने वाले टोटल बच्चे हैं जिसमें 10 भी इंक्लूड होगा, 38 है। तो मैंने कहा देखो 15 यहां पर आएगा, और पहली फ्रीक्वेंसी और CF बराबर होता है हमेशा। फिर अगर 38 यहां पर आया 38, तो 15 में से 38 गए, तो बाकी तो बच्चे वो कितने होने चाहिए? 23। तो 23 बच्चे ऐसे हैं जो 10 से 20 के बीच में नंबर ला रहे हैं। तो पहले मैं ये लिख देता हूं 65, 84, 100, 65,
84 और 100। और आपको याद होना चाहिए, जब मैंने अभी थोड़े क्लास पहले मैंने बताया था कि 100 और सी बराबर होता है, कहा था ना मैंने आपको, याद आ रहा है? एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। हाँ सर बिल्कुल। तो अब इसको क्या करना है, माइनस करते हुए चलना है और फ्रीक्वेंसी निकाल देनी है जल्दी से। तो दोस्तों आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, सिंपल तरीका। 15 38 38 में से 15 गए यहाँ लिखना है, 65 में से 38 गए यहाँ लिख देना है। तो 65 में से 38 जाएंगे दोस्तों तो बचेगा 27। अब 84 में से 65 गए तो यहाँ लिखना है, तो 84 माइनस 65 दैट इज 19। और 100 में से अब 84 जाएंगे तो क्या बच जाएगा 16। तो अगर आप करोगे 15 में 23 ऐड करोगे तो 38 आएगा, फिर 38 में 27 ऐड करेंगे तो 65, 65 में 19 ऐड करेंगे तो 84, 84 में 16 ऐड करेंगे तो 100। तो एक टोटल इसका कर देंगे तो आप उसमें क्या आ जाएगा 100 आएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा था, अब क्वेश्चन बताओ, हाउ मेनी स्टूडेंट गोट मोर देन 30 मार्क्स। स्टूडेंट गोट मोर देन 30 मार्क्स इक्वल टू 30 से ज्यादा नंबर। तो ये इसमें आएगा और इसमें एक कंडीशन में, तो 30 से ज्यादा मतलब 30 से 40 के बीच में एक क्लास हो गया, और एक क्लास क्या होगी 40 से 50, मतलब 40 से 50 के बीच नंबर आए। तो 30 से 40 के बीच कितने बच्चे हैं 19 स्टूडेंट, और यहाँ पर कितने हैं 16 स्टूडेंट। तो सर 19 और 16 कितना हो गया दोस्तों 35 स्टूडेंट ऐसे है जो 30 से ज्यादा नंबर लेकर आ रहे हैं। दिस इज राइट आंसर। ठीक है, तो 35 कहाँ है, सी हमारा राइट आंसर है। आगे समझ में आपको, बिल्कुल सर समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा फाइंड द ऑब्जर्वेशन बिटवीन 250 और 300 फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा ग्रेटर देन। अब ये ग्रेटर देन मतलब क्या है, ग्रेटर देन 200, ग्रेटर देन 250, ग्रेटर देन 300, ग्रेटर देन 350 ऐसे करके है। बट ये मैं कब कराऊंगा, जब मैं आपको करा दूंगा ओजाइव, इसके अंदर मोर देन और लेस देन होता है, तो वहां आपको अच्छे से आएगा, क्योंकि लेस देन में तो आपको समझ में आ गया, पर मोर देन में उल्टी कहानी चलती है, अगर आपको याद हो तो नीचे से करते हैं। ठीक है, तो वो आपको मैं तब कराऊंगा, ये क्वेश्चन अभी बैलेंस में है, जब इस कंसेप्ट होगा तब होगा। आगे देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है सारे। देखो ये जो छूट गया था वो हो गया सर, क्लास विद समझ में आया। अच्छा क्लास विद बताना, इंटरवल ऑफ सेकंड क्लास, ये छूट गया ना, सेकंड क्लास यार, ये इसके अंदर क्लास विद 49 50 कितना है सर 49 50 51 52 53 कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया, तो 5 इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, क्लास इंटरवल 53 में से 49 माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली 5 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया कंप्लीट। यहाँ पर सर सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, आप टेंशन मत लो। हाँ ये जो क्वेश्चन है ना याले, ये क्वेश्चन अभी आपको समझ आएंगे भी नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से आ रखे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट में से ये वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा दोस्तों, बट ये मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको करा दिया है। जैसे कि मैंने ये कराया था ये वाला हाइट, जैसे मैंने आपको कहा था इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा सी है। अब जो मेरे क्वेश्चन छूट रहे हैं इसके अंदर जो छूटेंगे दोस्तों समझो, उसको क्वेश्चन को मैं बाद में कराऊंगा, बाद में इसलिए कराऊंगा क्योंकि मुझे ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसे इन द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द इंटरवल शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव, ये जो कॉन्सेप्ट है आगे के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये इसके अंदर डाल रखे हैं। ठीक है, इनको बाद में कवर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव कहाँ था, प्रोबेबिलिटी में आता दोस्तों। प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ पर इसने डाल रखा है। अब जब बच्चे को ये नहीं पता होगा कि म्यूचुअली और एग्जॉस्टिव क्या है, आपको यही नहीं पता होगा तो आप कैसे बता पाओगे कि दोनों है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें मैंने ज्यादातर ये भी करा दिया था ऑल ऑफ द अबव, मैंने कहा था इसको याद आ रहा है, ऑल आउटलायर्स एसिमेट्रिक। हाँ तो मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, और जहां तक मुझे याद है मैंने कहा आपको ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाना, हुआ या नहीं हुआ आप मुझे बताओगे। ठीक है, आंसर यहाँ पर है नहीं, आप कहोगे आंसर क्या है, हमें सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं इससे को। अच्छा सर ध्यान से देना, एक चीज दिखाना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले 3 क्वेश्चन करा दिए थे इसके एक्सरसाइज के, फर्स्ट टू 3 फोर्थ क्वेश्चन में आप ये बदल बट कैलकुलेट लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेस देन एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको निकालना है, और ड्रॉ अ हिस्टोग्राम गिवन डाटा। क्या दोस्तों आप मेरी बात समझना ध्यान से, इन अ टेस्ट रन 50 कार सेम मॉडल द एवरेज माइलेज कवर्ड पर गैलन ऑफ फ्यूल कंज्यूम ईच कार, छोड़ो सर वो कह रहा है कि 50 कार है सेम मॉडल की है, एवरेज माइलेज, एवरेज कितनी दे रही है वो कार पर गैलन। ठीक है, फ्यूल आपको देखो ये आपको कुछ इस तरह है, तो आपने सबसे छोटा ढूंढना है।
मान लो सबसे छोटा आपके पास 18.6 है, इससे भी छोटा कोई दिख रहा है कहीं? एक बार चेक कर लेते हैं, इससे छोटा नहीं है सर, ये रहा 9.5 से भी छोटा है। तो आपने क्या करा, सेम बेस का वो बना लिया कि भाई 9.5 मतलब आपने बना लिया मान लो 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, है ना। तो आपने 9.5 से बना लिया, मान लेते हैं 9.5 से ही बना लो, 9.5 से 5 ऐड कर दो, ठीक है। तो जब 9.5 से 5 ऐड करोगे तो वो बनाना है, फिर अगला नंबर यहाँ से फिर यहाँ चल लेना, यहाँ से यहाँ कर, या 10 ऐड कर लेना, जितना आप जाता है देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। फिर 9.5 इज अ लेस देन एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा? 9.5। और मोर देन कौन सी होगी? सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट, वो मोर देन होगा। पहला आंसर सही आ गया। अरेंज द डाटा इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल, क्लियरली इंडिकेट क्लास बाउंड्री। इंडिकेट करो, बना सकते हो क्लास बाउंड्री खुद अपने आप से? हाँ सर। क्लास लिमिट्स, लिमिट्स भी बना सकते हो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है। फिर हिस्टोग्राम बनाना है, वो तो आप बना ही लोगे। क्या ये क्वेश्चन होमवर्क में हो जाएगा आपके लिए? हाँ जी हो जाएगा, ठीक है सर। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके दिखाना है, खुद ब खुद क्लासेस, लिमिट और बाउंड्री आपको खुद क्लियर करनी है और आपको करके लाना है। बाकी क्वेश्चन को देखेंगे सर। अभी यहां पर देखो सर, जैसे कि आपको कह रहा है ड्रॉ अ सुटेबल ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डाटा, देखो ये 93.9, ये दोनों, ये क्या है? ये ऐसा ऐसा है सर, 9.3 से लेकर 9.7 था, फिर दिखा रहा है 9.8 से लेकर 0. तो दोस्तों इस 7 क्वेश्चन में क्या है, 7 क्वेश्चन में ध्यान देना आपको। 7 क्वेश्चन ये जो दे रखे हैं ना चीजें, ये आपको ऐसा है 9.3 से लेकर 9.7, फिर 9.8 से लेकर 10.2, 10.3 से लेकर 10.7। तो आपको देखना दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, देखो ये 9.7 ये 9. तो आपको क्या करोगे, इससे क्लास बाउंड्री बनाओगे, और जब क्लास बाउंड्री बनाओगे तो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, क्या आप डायग्राम बना सकते हो? नहीं बना सकते, हिस्टोग्राम का सब बना सकते हैं। तो आपके पास 7 क्वेश्चन भी होमवर्क में है। तो आपका क्वेश्चन जो है होमवर्क में, वो आपके पास होमवर्क में हो गया ये वाला 4th क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। इसको ट्राई कर लेना, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, बस ट्राई करने कह रहा हूँ, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना नहीं।